हाय गाइस, वेलकम टू हॉली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जैसे हम लोग गाइस अपना एक सेशन सीरीज स्टार्ट किया था हमने, जिसमें अपन कुछ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल अपन कर रहे थे। ठीक है, तो वही साइंस की क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन देखेंगे। लेवल 4 और लेवल 6 में जो सवाल आए हैं उसी तरह से मेल खाते हुए लगभग कुछ अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है 12, 13, 14, 15, ठीक है, लगभग आपका 13 से लेकर के 17 जून तक सभी बच्चों का लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम है। तो सभी बच्चे इस समय प्रिपरेशन में लगे ही होंगे बहुत अच्छे से। और इसीलिए मैं ये आपकी क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे लेकर के आया हूँ, जहाँ पे अपन कुछ बेहतरीन सवाल यहाँ पे कर रहे हैं साइंस के। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ज़्यादा लंबा मैं आपका समय लूंगा नहीं, है ना। फटाफट अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रखा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, है ना। और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़े बहुत कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। तो जो आज का आपका लास्ट डेट है, आज आपका इस ऑफर का लास्ट डेट है 28 मई, जहां पे आपको ऑली बोर्ड का आप सिलेक्शन स्पेशल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये नया ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको डबल वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, इस डबल वैलिडिटी में बेसिकली जैसे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो बैंकिंग सब्सक्रिप्शन हो या एसएससी या रेलवे, किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन हो, वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही है। सौरभ कूपन कोड के साथ डबल वैलिडिटी मिल जाती है, यानी अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो वहां पे आपको 12 महीने का मिल जाएगा, यानी पूरे 1 साल का आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप वहां पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डबल वैलिडिटी में वही सब्सक्रिप्शन आपका 2 साल का हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, जैसे एडवांस लेवल टेस्ट जोड़े गए हैं, मेंस के स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट जोड़े गए हैं। कई सारे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे जो टॉपर्स के द्वारा वेरीफाइड हैं, एलपीएस सेशन मिलेंगे और लाइव ग्रुप प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, जहां पे आप बाकी बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो ये आपका एक बैच है सिलेक्शन स्पेशल ऑफर है, जो कि आज रात के 12 बजे तक है। तो आप में से कोई बच्चा जो ऑली बोर्ड के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है जरूर इसको ज्वाइन करे। ऑली बोर्ड ने एसबीआई पीओ 2022 का प्री और मेंस का फिट बैच लॉन्च किया है, और इसी तरह ऑली बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का फिट बैच प्री और मेंस के लिए, जिसपे आपका 40% का ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आप अगर कोड इस्तेमाल करते हो सौरभ, तो यही ऑफर आपको कितने में मिल जाएगा? 45% पे मिल जाएगा। यही आपको जो बैच है 45% पे मिल जाएगा। तो जरूर इसको जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन करो। सारी लाइव क्लासेस आपकी मेंस के एग्जाम तक चलेंगी, 400 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। बैच आपका बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो दोनों बैच जो आपके हैं, चाहे आप आरआरबी पीओ प्री और मेंस की बात करें, चाहे आप एसबीआई पीओ प्री और मेंस की बात करें, तो पूरा डिटेल आपके सामने है। मैं एक बार हटा देता हूँ अपना फोटो यहाँ से, वीडियो आप देख सकते हो पूरा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, आराम से पढ़ो और देख लो क्या सारी चीज़ें हैं आपके लिए। और आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो ये बैच। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो साइंस बाई सौरभ सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे सारी पीडीएफ्स मैं डालता हूँ। ये सारी पीडीएफ्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं साइंस बाई सौरभ सर से। और यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट भी रह सकते हैं, आप ऑली बोर्ड से भी कनेक्ट रह सकते हैं, ऑली बोर्ड एसएससी टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये रहा, और फटाफट मैं सारे सवाल का सॉल्यूशन बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, और सारे सवाल अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और जल्दी जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाना है। ठीक है, आंसर जरूर करिएगा सभी लोग। तो पहला सवाल, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील? इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? पहला सवाल आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? आपको पता है स्टेनलेस स्टील क्या होता है? एक प्रकार का ये मिश्र धातु होता है, यानी कि आपका एलॉय होता है। क्या होता है? ये मिश्र धातु, यानी कि एक प्रकार का ये एलॉय होता है। ठीक है, तो इसमें आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। इसमें आपका क्या होता है? आयरन होता है, निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है और कार्बन भी होता है। ये भी याद रखिएगा, कार्बन। इन सभी से मिलकर के आपकी ये मिश्र धातु बनती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्टेनलेस स्टील इसी से बना करती है ना। आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इन टू शीट्स? निम्नलिखित में से किसे चादर में पीट कर चादर में पीटा नहीं जा सकता, है ना, या चादर में उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता पीट पीट के?
यानी कि बात कर रहा है मैलिएबिलिटी की, है ना। कौन सा ऐसा यहाँ पे आपका पदार्थ है या धातु है जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, मैलिएबिलिटी वो शो नहीं करता। मैलिएबल मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनको पीट पीट करके आप क्या कर सकते हो, सीड्स में परिवर्तित कर सकते हो, चादर में परिवर्तित कर सकते हो, वो होती है प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी की। तो यहाँ पे आपका जो पोटेशियम होगा ना, पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, ये अत्यधिक सॉफ्ट मेटल होता है, ये बहुत जल्दी ही एकदम चाकू से कट जाने वाला है ना। आप इसे नाइफ से कट कर सकते हो, चाकू से इसे काट सकते हो। नाइफ कैन कट इजिली, है ना, नाइफ से आप काट सकते हो। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, और साथ में ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपका जो पोटेशियम है इसको चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बाकी गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम सभी को चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। जो आपका गोल्ड है इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट मैलिएबल मटेरियल है, ठीक है, मोस्ट मैलिएबल मटेरियल है, मोस्ट मैलिएबल मटेरियल, यानी इससे अच्छा किसी और धातु को, है ना, किसी और धातु को चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता पीट पीट के। तो गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मटेरियल, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, द टर्म हेलिटोसिस डिनोट्स विच अमंग द फॉलोइंग। हेलिटोसिस शब्द निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? कम सुनाई देने को दर्शाता है, बैड हियरिंग, बैड ब्रीथ सांसों का बदबूदार होना, गंजेपन को, बाल्डनेस को, या एक्सेसिव स्वेटिंग बहुत ज्यादा पसीने आने को दर्शाता है। तो हेलिटोसिस क्या होता है? तो जो ये हेलिटोसिस होती है ना, हेलिटोसिस एक प्रकार की समस्या है जो आपके मुंह से आने वाली बदबू से संबंधित है। हेलिटोसिस आपकी बैड ब्रीदिंग से संबंधित है, सांसों की बदबू से ये संबंधित होता है, ठीक है। कई लोगों के मुंह में क्या होता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम चलती हैं, उनके मसूड़ों में, उनके दांत में, ठीक है, और कई प्रकार से वहां पे जम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जम्स का अटैक होता है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज से उनके मुंह से बास आती है। जैसे कुछ लोगों को पायरिया, है ना, जो आपका रोग होता है, जैसे पायरिया वगैरह हो गया तो उनके मुंह से काफी ज्यादा बास आती है। वो जो आपकी बास है ना, बेसिकली वो वही हेलिटोसिस कहलाती है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा सांसों से बदबू आती है, एकदम जान निकाल दे सामने वाले की, है ना, ऐसी वाली बदबू, ठीक है। चल, अगला सवाल है कि यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, चोट के दौरान अत्यधिक रक्त रिसाव किसकी कमी के कारण होता है? अत्यधिक रक्त रिसाव मतलब वहां पे रक्त का थक्का जमने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग में वहां पे बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम होने लगती है, उसे आपको कहते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो आपको पता है जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होती है, विटामिन के की, तब आपका अत्यधिक वहां पे रक्त रिसाव होता है, रक्त के थक्के जमने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। विटामिन के का अगर मैं बात करूं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या आपका रासायनिक नाम की अगर बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें, है ना, या केमिकल नेम कह लीजिए, नॉट साइंटिफिक, वैज्ञानिक नाम नहीं है ये, वैज्ञानिक नाम दूसरी चीज हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा आपका केमिकल नेम, क्या हो जाएगा? केमिकल नेम, ठीक है। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो होता है फाइटोनेडियोन। क्या होता है? फाइटोनेडियोन हुआ करता है, ठीक है, फाइटोनेडियोन, ये आपका विटामिन के का नाम हुआ करता है, फाइटोनेडियोन, ठीक है। तो ये आपका इसका केमिकल नेम है। कई जगह आपको फाइलोक्विनोन भी मिलेगा, याद रखिएगा, फाइलोक्विनोन भी आपको मिलेगा, नेप्थोक्विनोन भी मिलेगा, ठीक है, नेप्थोक्विनोन भी मिलेगा। सारे ही आपके विटामिन के रासायनिक नाम है। जैसे आपका विटामिन ए जो होता है ये रेटिनॉल हो जाता है, क्या हो जाता है? रेटिनॉल, है ना। विटामिन ई जो होता है ये आपका टोकोफेरॉल, है ना। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेरॉल हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, विटामिन बी जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, और आठों प्रकार के अलग अलग रासायनिक नाम हुआ करते हैं। फिर है अगला सवाल, द इजिली नोटिस्ड स्मेल ऑफ द एलपीजी गैस इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। एलपीजी गैस की आसानी से देखी जाने वाली गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ब्यूटेन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इथेन एथियल, है ना। किसके कारण जो एलपीजी गैस है उसकी आसानी से देखी जाने वाली गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? अगर मैं बात करूं एलपीजी की ना, तो एलपीजी आपका किससे बना होता है? सबको पता है भाई कि ये ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है। ब्यूटेन के बाद जो गैस मौजूद होती है एलपीजी में, प्रोपेन, और फिर बाकी अदर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन गैसेस मौजूद होती हैं। बाकी जितनी भी आपकी वहाँ पे हाइड्रोकार्बन गैस होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोपेन, उससे भी ज़्यादा ब्यूटेन,
ठीक है, लेकिन क्या है ना, इन सब में कोई स्मेल नहीं है, चाहे ब्यूटेन की बात करें, चाहे प्रोपेन की बात करें, अदर हाइड्रोकार्बन गैसेस की बात करें, तो इनमें किसी भी तरह की महक नहीं होती। और आपको पता है एलपीजी बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज्वलनशील है, तो अगर एलपीजी का कभी लीक हुआ तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना? अगर आप पता चले एलपीजी लीक हो रही है, आपको पता नहीं चला, आपने माचिस जला दी और फट गया वहाँ पे सब, है ना? तो इस तरह से तो फिर बहुत ज़्यादा ये रिस्की हो जाएगा मामला। तो क्या होता है कि इसमें एक गैस मिलाई जाती है ना? जिसे कहते हैं इथेन एथियोल, इथेन एथियोल। ये गैस मिलाई जाती है, इसी का दूसरा नाम इथाइल मरकप्टैन भी है। क्या है? इसी गैस का दूसरा नाम इथाइल मरकप्टैन है। इथाइल मरकप्टैन, जो कि क्या करती है, गंध लाने का काम करती है। जो आपका गंध महकती है ना गैस में, स्मेल आती है गैस की ना, तो वो जो लीक होने से पता चलता है कि गंध आ रही है, गैस लीकेज की स्मेल आ रही है, तो इथाइल मरकप्टैन से इथेन एथियोल या इथाइल मरकप्टैन जो आपकी गैस है उसको भी मिलाया जाता है ना? तब ये ऐसा हुआ करता है। अगला सवाल है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड v एंड अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। कई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहे हैं, उस कण का त्वरण कितना होगा? क्या बोला? कई कण एक समान वृत्तीय गति से एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहे हैं। तो ये आपका वृत्त है और इसका मान लेते हैं ये रेडियस r है, और कई सारे पार्टिकल v वेलोसिटी से इसका चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, आपको पता है कि कोई भी आपका कण या कोई भी पदार्थ अगर वो एक वृत्तीय गति में है, तो जो आपका वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। स्पर्श रेखा की तरह, वो टेंजेंट की तरह वेलोसिटी उनकी होती है ना? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो आप ये समझो कि अगर इसके एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा केंद्र की तरफ, और जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? केंद्र की तरफ। और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो कुल मिलाकर के आपसे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ये इस सवाल में फॉर्मूला पूछा है। सबको पता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना होता है? वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, ये होता है आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, वी स्क्वायर अपॉन आर। यही सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। फिर अगला सवाल, R1 एंड R2 आर द टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन द रेशियो 4:1। द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग इन R1 एंड R2 इज। R1 और R2 समानांतर संयोजन में जुड़े दो प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 का है। R1 और R2 में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या है? R1 और R2 समानांतर संयोजन में जुड़े दो प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात 4:1 का है। R1 और R2 में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या होगा? देखो बात को समझो, समानांतर संयोजन में जुड़े दो प्रतिरोध हैं, रेजिस्टेंस जो हैं वो दो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। एक आपका R1 रेजिस्टेंस, एक आपका R2 रेजिस्टेंस, ठीक है? और ये मान लीजिए ये आपका जुड़े हुए हैं यहाँ पे बैटरी से। ये आपके किससे जुड़े हैं? V वोल्ट की बैटरी से। इसमें कुछ करंट प्रवाहित हो रही है। तो आपको पता है कि अगर समानांतर रूप से जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो आपका धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो करंट आई आपकी बनी रहेगी। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग इन R1 एंड R2। अच्छा, पैरेलल कनेक्टेड है, माफ करिएगा, समानांतर कनेक्टेड है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये समानांतर रूप से कनेक्टेड है, माफ करिएगा। तभी तो आपसे करंट पूछेगा, तभी तो करंट आपकी अलग अलग होगी, है ना? समानांतर रूप से ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है? सॉरी, वो मेरे को लगा सीरीज जुड़ा हुआ है ना? ये आपके ऐसे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक आपका R1 है, एक आपका R2 रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे, हाँ, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? करंट आपकी बढ़ जाएगी, है ना? मान लीजिए यहाँ से I1 करंट गई और इधर से I2 करंट गई, तो आपसे I1 और I2 करंट का रेशियो पूछा है। देखिए आपको पता है V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस R1 के अराउंड पोटेंशियल होगा और जो रेजिस्टेंस R2 के अराउंड पोटेंशियल होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बराबर होता है। यानी V का मान कांस्टेंट बना है। V का मान अगर कांस्टेंट है, यानी करंट आपका किसके भी समानुपातिक है? प्रतिरोध के। तो यहाँ पे I1 से I2 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? R2 से R1 का रेशियो के बराबर, है ना? R2 से R1 का रेशियो के बराबर। और R1 से R2 का रेशियो का अनुपात 4:1 का है, तो R2 से R1 का हो जाएगा 1:4 का। यानी कि I1 से I2 का जो रेशियो होगा, यानी कि पहले प्रतिरोध से जो करंट जाएगी और जो आपके दूसरे प्रतिरोध से करंट जाएगी, उनका अनुपात 1:4 का होगा, है ना? उनके प्रतिरोध के उल्टा।
उनके प्रतिरोध के उल्टा उनके करंट का आपका क्या हो जाएगा, वहां पे अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड? पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पहली अवस्था आपकी सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, तीसरी गैस है और चौथी आपको पता है प्लाज्मा होती है। ठीक है, आपकी जो माफ करिएगा, यहाँ पे चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो आपका प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा बनता किससे है? तो बेसिकली ये गैस से बनता है। जब गैस को एक्सेसिव हीट कर दिया जाता है, जब गैस को अत्यधिक 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 यानी कि एक्सेसिवली अत्यधिक इसको हीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक इसको गर्म किया जाता है, तो ये आयंस में टूट जाती है ना, आयंस में गैस आपकी टूट जाती है, न्यूक्लियस अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और तब जा करके प्लाज्मा बनता है। यानी कि गैस क्या होती है? गैस तो न्यूट्रल होती है। गैस क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो गैस न्यूट्रल होती है, लेकिन जैसे ही उसको बहुत अत्यधिक गर्म कर दिया जाता है तो उसका जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो उसमें आपके वहाँ पे मौजूद एटम्स हैं, उनका न्यूक्लियस अलग हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं और वो वहाँ पे रूप ले लेता है आपका किसका? वो वहाँ पे रूप लेता है प्लाज्मा का, जो स्टेट ऑफ मैटर है फोर्थ, है ना। ये आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री या फलियां या डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध उत्पाद। तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद कहते हैं, वो होता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो ये वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है, वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सोर्स ऑफ विटामिन ए, वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, स्वीट पोटैटो। ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स आपका हुआ करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू डिजोल्व सोप टू मेक अ ट्रांसपेरेंट सोप? विच ऑफ दीज केमिकल्स इज यूज टू डिजोल्व द सोप टू मेक अ ट्रांसपेरेंट सोप? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल, बेंजीन या प्रोपाइलिन? विच ऑफ दीज केमिकल्स इज यूज टू डिजोल्व द सोप टू मेक अ ट्रांसपेरेंट सोप? ठीक है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, साबुन को घोलने के लिए इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पारदर्शी साबुन आपने कुछ ऐसी देखी होंगी, है ना, पियर्स वगैरह का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल पियर्स ही है ना। पियर्स साबुन आपने कई बार देखा होगा प्रचार में। तो ये जो पियर्स साबुन आपकी होती है, ये आपकी कैसी होती है? पारदर्शी होती है ना। तो इसका जो पारदर्शिता है, यानी कि जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, वो किसके कारण आती है? कब ऐसा होता है? जो हम साबुन का घोल है ना, जब उसमें हम इथेनॉल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? अल्कोहल मिलाते हैं। जब हम उसमें इथेनॉल मिलाते हैं तब आपका ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन के घोल में आपको इथेनॉल मिलाना पड़ता है। अगला सवाल है, कैल्सीट्रियोल इज द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन? कैल्सीट्रियोल नहीं है, कैल्सीफेरॉल है, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल है, माफ करिएगा। आंसर आपका यहाँ पे मतलब जो सवाल है वो कैल्सीफेरॉल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा इसको काट देता हूँ, लिख देता हूँ कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीट्रियोल किसी चीज़ का नहीं होता, तो कैल्सीफेरॉल होगा। कैल्सीफेरॉल इज द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन? तो कैल्सी से होता है कैल्शियम, और कैल्शियम हमें मिलती है धूप से, यानी विटामिन डी, है ना। तो आपका कहाँ से हो जाएगा? विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा। इसी को कैल्सीफेरॉल और इसी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, यानी कि हमें धूप से मिलता है। और इसी विटामिन को कैल्सी फेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, बच्चों में, इन्फेंट्स में जो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की अगर कमी होती है, उससे जो रोग होता है, उस रोग को कहा जाता है रिकेट्स। क्या कहा जाता है? आपका रिकेट्स कहा जाता है। और जो एडल्ट्स में होता है, जो आपका एडल्ट्स में सेम विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग एडल्ट्स में है, वो दो होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। दोनों तीनों रोग आपके जो हैं हड्डियों से संबंधित हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया ये वयस्कों में होता है, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, नवजात शिशुओं में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नॉन वास्कुलर इम्ब्रेयोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? गैर संवाहिनी भ्रूण कोश को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स या गाइनोस्पर्म्स?
नॉन वास्कुलर इम्ब्रियोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज, गैर संवाहनी, नॉन वास्कुलर मतलब होता है, नॉन वास्कुलर गैर संवाहनी मतलब इनके पास संवाहनी ऊतक नहीं है, इनके पास ना ही जाइलम मौजूद है, जाइलम भी मौजूद नहीं है, और ना ही इनके पास फ्लोएम मौजूद है। यही दोनों क्या होते हैं आपके संवाहनी ऊतक कहलाते हैं, यही दोनों संवाहनी ऊतक कहलाते हैं। जाइलम पानी ले जाने का काम करता है, फ्लोएम भोजन ले जाने का। तो इनके पास ना ही जाइलम होता है ना ही फ्लोएम होता है। तो आपको पता है टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ये तो हमारे ट्रू प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, ट्रू प्लांट्स होते हैं, वास्तविक पौधे होते हैं। और इनके पास आपका जाइलम भी हुआ करता है और इनके पास आपका फ्लोएम भी हुआ करता है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। और अगर मैं बात करूं गाइनोस्पर्म्स, गाइनोस्पर्म्स की बात करूं तो ये भी आपके क्या होते हैं, गाइनोस्पर्म्स के पास भी आपका जाइलम मौजूद होता है ना, और इनके पास फ्लोएम भी मौजूद होता है। ये तो बीज वाले पौधे होते हैं, है ना, ये आपके क्या होते हैं, बीज वाले पौधे होते हैं, जिनके पास सीड प्लांट्स होते हैं ये, है ना, इनके पास सारी चीजें होती हैं, ये भी वास्तविक प्लांट है। ठीक है, जो शैवाल है, शैवाल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, शैवाल की तो हम लोग यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शैवाल तो आपका क्या है, एल्गी जो होता है, तो इसके पास तो आपका मतलब कोई ऐसा होता नहीं कि इनके पास तना हो पत्ती हो, है ना। आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट, आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट। इनके पास तना अपना होता है ना, इनके पास तना होता है, इनके पास अपनी पत्ती होती है। ठीक है, इनके पास अपनी जड़ भी हुआ करती है, इनके पास अपनी रूट भी हुआ करती है, लेकिन इनके पास ना ही इनका जाइलम होता है ना ही कोई किसी प्रकार का संवहनी ऊतक फ्लोएम होता है। ठीक है, तो इनके पास नॉन वास्कुलर इम्ब्रियोफाइट यानी इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो इनके पास मौजूद है ना। पोर्स की मदद से, जो उसमें पोर्स मौजूद होते हैं उसकी मदद से ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा बढ़ती है, तो ये कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स। फिर अगला सवाल कि बार इज अ यूनिट ऑफ, बार किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सीजीएस यूनिट है। क्या है, सीजीएस यूनिट है। किसकी सीजीएस यूनिट है, ये आपकी प्रेशर की सीजीएस यूनिट कहलाती है। ठीक है, किसकी सीजीएस यूनिट कहलाती है, प्रेशर की, दबाव की, है ना। यहाँ पे और क्या दिया ऑप्शन में, बल ऊर्जा आवृत्ति, तो जो बार है ये सीजीएस यूनिट है आपके प्रेशर की। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर का अगर मैं एसआई इकाई की बात करूं तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। क्या होती है मेरे भाई, आपकी जो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल। और याद रखिएगा कि 1 बार इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, 1 बार कितना होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है ना। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज हुआ करती है, और जो ऊर्जा की एनर्जी यूनिट होती है वो जूल हुआ करती है। अगर मैं बात करूं बल की, तो बल की जो इकाई है वो न्यूटन हुआ करती है, बल की जो इकाई है वो मेरे भाई न्यूटन हुआ करती है। अगला सवाल है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, है ना, रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है, रेडियो एक्टिव डीके। आपको पता है रेडियो एक्टिव डीके, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे यूरेनियम का डीके चल रहा है, तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक रेडिएशन भी निकलती है जिसको हम कहते हैं गामा रेडिएशन। क्या कहते हैं, गामा रेडिएशन आपका निकलता है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थों से आपका गामा किरणें निकलती हैं। अगर मैं बात करूं रेडियोधर्मी पदार्थ, अगर मैं यूरेनियम 238 ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल भी निकला करते हैं, बीटा पार्टिकल भी निकला करते हैं, और गामा रेडिएशंस भी निकला करती हैं, गामा रेडिएशंस। ठीक है, बीटा पार्टिकल किनको कहते हैं, बीटा पार्टिकल जो आपके होते हैं ये हीलियम+2 आयन को, सॉरी, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कहा जाता है ना। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। जो अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल क्या हुआ करते हैं, तो मेरे भाई अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम+2 आयंस को बोला जाता है, हीलियम+2 आयंस को या हीलियम के आयंस को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम+2 आयन, बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, गामा रेडिएशन, ये सब कुछ उत्सर्जित होता है रेडियोधर्मी पदार्थों से जब उनका क्षय होता है, उनका डीके हुआ करता है। तो फिर अगला सवाल कि द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1898 एडी बाई, रेडियोधर्मिता की परिघटना की खोज 1898 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, है ना। रेडियोधर्मिता की परिघटना यानी रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बेक्यूरेल, जे थॉमसन, मारी क्यूरी, पियरे क्यूरी। तो आंसर होगा हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल ने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी 1898 में। जो जे जे थॉमसन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने ही करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने करी थी। ठीक है, याद रखिएगा।
याद रखिएगा, हेनरी बैक्यूरल ने यहाँ पे रेडियोधर्मिता की परिघटना, है ना, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मारी क्यूरी ने किन चीज़ की, मारी क्यूरी जो है आपकी, है ना, ये इन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर किया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी लोग जो बच्चे इस वक्त यहाँ तक वीडियो अगर देख डाले हैं तो मारी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। इन्होंने बताना है कि कमेंट बॉक्स में इन्होंने क्या डिस्कवर किया, सभी बच्चों को बताना है जो यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, मारी क्यूरी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इनमें में से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोहा, आयरन, मॉलिब्डेनम या मैग्नीशियम। तो जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ओनली फर्स्ट एंड टू, ठीक है, आंसर होगा आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है। आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में आयरन और मॉलिब्डेनम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैग्नीशियम का कोई भी वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती नाइट्रोजन फिक्सेशन में। याद रखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक बैक्टीरिया इस्तेमाल की जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है, क्या कहते हैं उसको, राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया आपकी होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया जिसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। साथ में आपको वहाँ पे कुछ धातुएं चाहिए होती हैं, कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। क्लियर है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पोटेंशियल एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है, इट्स मोमेंटम, इट्स पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन या इट्स शेप। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, इसकी गति के कारण, इसकी स्थिति के कारण, या इसके त्वरण के कारण, या इसके आकार के कारण। तो ये आती है इसकी स्थिति यानी पोजीशन के कारण, ठीक है। और पोजीशन कहाँ से देखनी है आपको, जमीन से देखनी है, अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन देखनी है। अर्थ में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है, क्योंकि ऊंचाई आपकी पृथ्वी में हम ऊंचाई जीरो मानते हैं, और जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे ऊपर जाते जाएंगे, मान लो H1 H2, और जैसे जैसे हम ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती चली जाएगी, वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है m इंटू जी इंटू एच, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। और जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी, यानी इसकी जैसे जैसे अवस्था, जैसे जैसे इसकी पोजीशन बढ़ेगी, जैसे जैसे अगर आप कोई वस्तु को ऊपर लेते जाओगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और इस जगह पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और फिर से जैसे ही वो वस्तु नीचे आने लगेगी, जैसे ही वो वस्तु आपकी नीचे आने लगेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगी, और उसी वक्त आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जब वो वस्तु नीचे आएगी तो उसकी गति बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। यहाँ तक सभी मेरे भाइयों को समझ में आता है। चलो अगले अगले सवाल पे चलो। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन, फोलेट, विटामिन B12 या ऑल ऑफ द अबव। एनीमिया, तो एनीमिया जो रेट होता है, देखिए याद रखिएगा, फोलेट यानी कि आपका फोलिक एसिड यानी विटामिन B9, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है और विटामिन B12 भी आंसर हो सकता है, लेकिन एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 से होता है ना। पर्टिकुलर जो आप परनीशियस एनीमिया कहते हो ना, यानी रक्त की कमी, रक्त क्षीणता, है ना, एनीमिया रक्त क्षीणता विटामिन B12 के कारण आपका होता है, ठीक है। विटामिन B9 को फोलेट एसिड कहते हैं। ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन होता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। अगर कभी पेपर में पूछे सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, तो आपको कहना है फोलिक एसिड या फोलेट, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन, यानी कि ये कोबाल्ट कंटेनिंग धातु है, इसमें क्या पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है। ये क्या है, कोबाल्ट कंटेनिंग मेटल आपका होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग धातु, ठीक है, कोबाल्ट कंटेनिंग धातु इसमें मौजूद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन एंड टू रेगुलेट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन के उत्पादन और प्रजनन हार्मोन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
तो मेलाटोनिन जो रिलीज होता है ना, वो कहाँ से रिलीज होता है मेरे भाई? पीनियल ग्रंथि से रिलीज होता है। कहाँ से होता है? पीनियल ग्रंथि। मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी बोला जाता है ना, ये तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। और ये सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। मस्तिष्क के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? इट इज इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के बीच में मौजूद है ना, ये आपकी लोकेशन है। लोकेशन जो है वो मिडिल ऑफ द ब्रेन है पीनियल ग्रंथि की। और ये आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो कि स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है। क्या करता है? आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम ये हार्मोन किया करता है। आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम मेलाटोनिन हार्मोन करता है। ठीक है, चलिए। और साथ में ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी रेगुलेट करा करता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी मस्तिष्क में मौजूद होती है। हाइपोथैलेमस, ये भी आपका मस्तिष्क का भाग है। एड्रिनल ग्रंथि, ये किडनी के ऊपर मौजूद होती है। किसके ऊपर मौजूद होती है? किडनी के ऊपर ये ग्रंथि आपकी मौजूद होती है। ठीक है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि। और ये दोनों भी आपकी ब्रेन में पाई जाने वाली ग्रंथियां। तो ऊपर की तीन आपकी क्या होंगी? ब्रेन में पाए जाने वाली ग्रंथियां होंगी। ठीक है। और जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्स एक्स रेज, निम्नलिखित में से किसने एक्स रे की खोज करी थी, है ना? तो एक्स रे की किरणें किसने करी थी? एक्स रे की खोज करी थी डब्ल्यू सी रोइंटगन ने। डब्ल्यू सी रोइंटगन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका एक्स किरणों की खोज करी थी। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे जे जे थॉमसन, जैसे मैंने बोला जेम्स चैडविक, इन्होंने जे जे थॉमसन का तो मैंने बताया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और मैंने आपको जे जे थॉमसन का भी बता दिया, जेम्स चैडविक का, कि इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और मैरी क्यूरी का तो मैंने आपसे पूछा ही था कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना मैरी क्यूरी ने किस चीज़ की खोज करी थी। ठीक है, डब्ल्यू सी रोइंटगन, तो ये एक्स रेस के लिए फेमस ही है। ठीक है, ये तो एक्स रेज की डिस्कवरी के लिए अपने फेमस ही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। बताओगे? मैरी क्यूरी का बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैरी क्यूरी का बताना है। ठीक है, चलिए। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ, इनका जो डिस्कवरी थी ये पोलोनियम एलिमेंट का डिस्कवरी इन्होंने किया था। जान ही लो। ठीक है, जो लोग बता देंगे कमेंट में तो ठीक ही है। इन्होंने पोलोनियम एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी खोज इन्होंने करी थी। ठीक है, चलिए। यहाँ तक सभी को समझ में आता है? कोई यहाँ तक किसी को दुख तकलीफ किसी भी तरह का, किसी भी तरह का? चलो आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, अगला सवाल, 21वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है ना? तो इसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया, यानी केंद्र प्रसारण की प्रक्रिया, सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको पता है कि जब आपका दूध मान लीजिए किसी बर्तन में पतीले में डला है, तो जब आप उसको क्या करते हो? उसको चर्ण करते हो, या नहीं, चर्ण सही वर्ड नहीं है, चर्ण में तो गर्म करना भी आ जाता है। आप जब मथते हो, क्या करते हो? उसको मथा करते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ जो उसमें मौजूद पदार्थ हैं, पार्टिकल हैं, उनमें बाहर की तरफ क्या लगता है? बल लगा करता है। बाहर की तरफ आपका अपकेंद्रीय बल लगा करता है, और अपकेंद्रीय बल ही आपका कारण है। अपकेंद्रीय बल ही उसमें से मक्खन अलग होने का कारण होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, है ना, माफ करिएगा, सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वो कहलाता है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है, द एसिड यूज्ड इन आई वॉशेज, आंख धोने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? आंख धोने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है आंख धोने में? तो बताना, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, या नन ऑफ द अबव। तो जो आंख धोने में इस्तेमाल होने वाला एसिड है वो है बोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? बोरिक अम्ल आपका वो हुआ करता है। बोरिक अम्ल का ही जिसका फॉर्मूला है H3BO3। ठीक है, ये जो आपका बोरिक एसिड है, इसी को हम पाउडर में भी इस्तेमाल करते हैं। क्विकली हीट पाउडर, है ना, प्रिकली हीट पाउडर, सॉरी, प्रिकली प्रिकली हीट पाउडर, है ना, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका क्या हो जाता है, प्रिकली हीट पाउडर कौन सा है? जो ठंडा देते हैं, जैसे डर्मीकूल, है ना, ये सारे पाउडर होते हैं ना, डर्मीकूल हो गया, नवरत्न पाउडर हो गया, नवरत्न जो आपके पाउडर आते हैं ठंडी में, गर्मियों में लगाने वाले जो ठंडक देने वाला पाउडर होते हैं, प्रिकली हीट पाउडर, उसमें भी बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यही बोरिक एसिड है जो आपको
शरीर में ठंडाहट पहुंचाती है उस पाउडर से, है ना। और इसी का आँख के धुलने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई वॉश में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग ऑफ आईज व्हेन वी कट एन अनियन? निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्याज को काटने पर आंखों में जलने के लिए जिम्मेदार होती है? क्लोरीन, हीलियम, सल्फर या मीथेन? तो क्या होता है ना, जब हम प्याज को काटा करते हैं तो उसमें से एक आपका प्रोपेनेथियोल सल्फर ऑक्साइड करके गैस निकला करती है। कौन सी निकला करती है? प्रोपेनेथियोल। मैंने बोला है ना, प्रोपेनेथियोल, है ना। प्रोपेनेथियोल सल्फर ऑक्साइड करके एक गैस उसमें से निकला करती है। ये आपकी गैस आपकी निकला करती है, प्रोपेनेथियोल, ठीक है। अब अच्छा, जो आपका प्याज है उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, तो जब ये गैस का स्राव निकलती है उस पे प्याज से काटने पर, तो प्याज में मौजूद एंजाइम्स के साथ मिल करके ये क्या बना लेता है? सल्फर गैस यहाँ से निकलता है प्रोपेनेथियोल एस ऑक्साइड से, वहाँ पे एंजाइम्स मिलने से सल्फर गैस निकलता है और यही आंखों के जलने का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि ये सल्फर गैस जो होता है बेसिकली ये क्या बना लेता है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है। तो आप कुल मिला के ये याद रख लो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके कारण से आंख जलती है, ठीक है। और प्याज काटने पर सल्फ्यूरिक एसिड ही निकला करती है ना। लास्ट सवाल आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कार्बनिक पदार्थ के विघटन में शामिल होता है? जैसे लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कार्बनिक पदार्थ के विघटन में शामिल है? तो ये आपका होता है कौन सा? ये आपका होता है, बताओ फटाफट बताओ भैया, बताओ। तो ये काम कौन करता है? लाइजोसोम्स किया करते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स ये काम किया करते हैं। जैसे ये फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल जैसे ही हमारे कोशिका के अंदर गया तो उस पे क्या कर देते हैं? हमारे लाइजोसोम अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाइजोसोम अटैक कर देते हैं। और फिर इसके बाद उसके अंदर मिल जाते हैं और उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो भी उसमें से उस कोशिका को चाहिए तो वो सब उसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ करके उस फूड पार्टिकल को उससे न्यूट्रिशन ले लेता है, अपना भोजन जो है कोशिका ले लेती है और बाकी रेसिडुअल पार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। रेसिडुअल पार्ट को निकाल देते हैं और इसको कहते हैं फेगोटोसाइटोसिस की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? फेगोटोसाइटोसिस की प्रक्रिया इसको कहते हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल में लाइजोसोम्स का अटैक करना, लाइजोसोम्स का अटैक करना फूड पार्टिकल में फेगोटोसाइटोसिस की प्रक्रिया आपकी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलो, तो गाइज यहीं तक आज का सेशन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को मज़ा आया होगा। ऑली बोर्ड का सिलेक्शन स्पेशल आपका बैच चल रहा है जो कि आपका आज रात के 12 बजे तक इसका जो है कि आपके पास ऑफर रहने वाला है। तो अगर आप कोई भी ऑफर इसमें ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑली बोर्ड का सुपर एलीट हो, चाहे एसएससी सुपर एलीट हो, चाहे एसएससी और रेलवे का सुपर एलीट हो, आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी जितने भी समय के लिए खरीदेंगे उससे ज़्यादा आपको दोगुनी वैलिडिटी मिल जाएगी। तो आप और डबल समय के लिए अपनी तैयारी करेंगे ऑली बोर्ड के साथ। इसमें कई सारे स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट, एडवांस लेवल के मेन टेस्ट डाले गए हैं, डेली ग्रुप प्रैक्टिस सेशन होता है, ये सारी नई चीज़ें इसमें डाली गई हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सौरभ कूपन कोड से, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट पाना तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको डबल वैलिडिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो प्रिपेयर प्रैक्टिस एंड सक्सीड विद ऑली बोर्ड, है ना। प्रिपेयर प्रैक्टिस एंड सक्सीड विद ऑली बोर्ड। ऑली बोर्ड का दो और बैच है, एसबीआई पीओ 2022 का प्री और मेंस का फिट बैच और आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच। बहुत ही शानदार ये बैच हैं दोनों और आपकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा काम ऑली बोर्ड करेगा। और इसमें अगर आप सौरभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो मेरे भाइयों तो तुमको बहुत ही शानदार तरीके से 45% का डिस्काउंट मिलेगा और ज़्यादा 5% का, ठीक है। ये बैच दोनों मीडियम में होने वाला है, लाइव क्लासेस धड़ाधड़ चलने वाली हैं, मेंस के एग्जाम तक स्ट्रेटेजी सेशन ढेर सारे हैं, 400 से ज़्यादा आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो ये इतना बहुत बड़ा धमाका पैकेज है ये फिट बैच, जिसमें इतना कुछ तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि तुम खुद सोचोगे कि मेरा 24 घंटे का दिन 48 घंटे का क्यों नहीं है कि मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँ, है ना। इतना कंटेंट है आपके लिए फिट बैच में, चाहे आप एसबीआई पीओ का ज्वाइन करो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ का आप बैच ज्वाइन करते हो। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे ईएसआईसी, आईबीपीएस, एसबीआई, ठीक है, तो अगर इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है कोई तो वो ले सकता है ऑली बोर्ड का एकमात्र ऐसा बैच जहाँ पे सारा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ऑल इन वन प्लान ऑली बोर्ड का, जिसे हम कहते हैं बैंकिंग सुपर एलीट। यहाँ पे सारे कोर्सेज जितने भी आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस के कोर्स हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, एसआईसी के,
सबकी फ्री लाइव क्लासेस है ना, फ्री आपकी मतलब फ्री नहीं, माफ़ करिएगा, इसमें सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारी ऑल लाइव क्लासेस है ना, ऑल प्री और मेंस लाइव क्लास, ऑल प्री प्लस मेंस आपकी लाइव क्लास इसमें मिल जाती हैं। साथ में आपको इसमें मॉक्स मिल जाते हैं, सारे के सारे ऑल मॉक्स मिल जाते हैं। और सौरभ कोड से ज्वाइन करोगे तो इससे ज़्यादा डिस्काउंट किसी और कोड से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी इसी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मज़ा आया होगा, मेरे भाइयों को। और लाइक करिएगा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, धड़ाधड़ सब्सक्राइब किया करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, यहीं पे सारी इन क्लासेस की पीडीएफ आएंगी, ठीक है। इसी चैनल पे सारी क्लासेस की पीडीएफ्स आपकी आती रहेंगी, तो ये चैनल आप जरूर करो ज्वाइन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।